जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उपकार क्लासेस आरबीएल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे तीसरी क्लास जीव विज्ञान की, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन हैं। वो आप चाहे एनटीपीसी देना चाहते हो, चाहे ग्रुप डी या अदर कोई भी एग्ज़ाम रेलवे का हो या जिसमें भी साइंस आती हो, उसके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं जो 2 क्लासें कराया हमने प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं, जो नहीं देखे हैं, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, बताएं कि क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। तो एक 206 नंबर क्वेश्चन है, डैश के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है, तो किसके कारण होती है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा लिग्निन। अगला है, जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है? तो ये हो जाएगा जाइलम तंतु। अगला क्वेश्चन है, नौ नंबर, सामान्यतः प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके मुख्य कारण निम्नवत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी केवल। ऊतकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाओं की उपस्थिति, गतिशीलता की अनुपस्थिति। यही बी ऑप्शन सही हो जाएगा इस पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उत्सर्जी उत्पाद पौधों में पुराने जाइलम में संग्रहित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉल। ठीक है, रॉल। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के संदर्भ में सही है? फ्लोएम के संदर्भ में सही है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषक उत्पादों को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक ले जाता है। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है? उसे कहते हैं फ्लोएम। अगला क्वेश्चन है, चालनी पट्टिकाएं डैश में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं फ्लोएम नली कोशिकाओं में। फ्लोएम नली कोशिकाओं में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, पादपों में अवशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान का उपयोग किया जाता है? तो इनमें से देखा जाए तो आंसर क्या है? पुराना जाइलम। अगला क्वेश्चन है, डैश रूट फ्लो एपेक्स की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा मेरिस्मेटिक विकास। अगला क्वेश्चन है, नारियल के छिकले में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। डी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और फिर भी पौधों में जल और खनिज के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा वाहिनिका और वाहिका। सी ऑप्शन। आगे देखेंगे, पौधों में विभाज्योतक ऊतक की कोशिकाएं एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती हैं जिसमें वे विभाजित होने की क्षमता खो देती हैं तथा एक अस्थायी आकृति और आकार ग्रहण कर लेती हैं और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए विशेषीकृत हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? विभेदन के नाम से जाना जाता है। विभेदन। अगला है, एक लंबा वृक्ष अपने अवशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित कर सकता है? तो ये है पुराने जाइलम। अगला क्वेश्चन है, मृदूतक पौधों में सामान्यतः पाया जाने वाला
रसल स्थायी ऊतक है। कुछ पौधों में इसे हरित ऊतक और वायु ऊतक क्यों कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हरित ऊतक। इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों क्लोरोफिल पाया जाता है। वायु तक इनमें वायु अवकाश जलीय पौधों में होते हैं और ये तैरने में उनकी सहायता करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला है निम्नांकित चित्र पौधे में फ्लोएम ऊतक की एक काट को दर्शाता है। कौन सा नामांकन छिद्रित दीवारों वाले उस भाग को दर्शाता है जो परिवहन में सहायक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, तो मतलब बी, ये वाले भाग की बात कर रहा है। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सा जाइलम का एक घटक नहीं है? जाइलम का एक घटक नहीं है सहचर कोशिका। आगे देखेंगे, भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती हैं भोजन के लिए? तो बताएंगे पैरेनकाइमा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन गलत। प्रकाश संश्लेषण की अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित हो सकते हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पशु ऊतक प्रकार नहीं है? कह रहा निम्न में से कौन सा पशु ऊतक प्रकार नहीं है? तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, मेरिस्मेटिक ऊतक। अगला क्वेश्चन है, किसी पौधे का कौन सा भाग पौधे की जड़ों से पौधों के शेष भागों में जल का परिवहन करता है? उसे कहते हैं जाइलम ऊतक। अगला क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो उसे कहते हैं जाइलम। अगला है, पादप ऊतकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? डी ऑप्शन हो जाएगा, जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है। अगला है, फ्लोएम डैश के आंतरिक निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बनता है? तो उसे कहते हैं फ्लोएम वाहिका। क्या कहते हैं? फ्लोएम वाहिका। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो उसे कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा। क्या कहते हैं? स्क्लेरेनकाइमा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? तो ये हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण करना बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे हम विभेदन कहते हैं। क्या कहते हैं? विभेदन कहते हैं। आगे है, डैश की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं, उन्हें हम कहते हैं स्थूल कोण ऊतक, जिसे कहते हैं कालेनकाइमा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलेनकाइमा। अगला है, पौधों में लचीलापन डैश ऊतक के कारण होता है? पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है? तो कोलेनकाइमा के कारण होता है। अगला है, सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से डैश के संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं, उसे हम कहते हैं पौधों में भोजन। अगला है, निम्न में कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? तो उसे कहते हैं शीर्ष विभाज्योतक कहते हैं। अगला है, शीर्षस्थल विभाज्योतक तने और जड़ की डैश में वृद्धि करता है? तो उसे कहते हैं लंबाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? सरल स्थायी ऊतक नहीं है तो जाइलम नहीं है, जाइलम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं में बनता है? मृत कोशिकाओं से बनता है, उसे हम कहते हैं जाइलम। अगला है,
पौधों में उस ऊतक का नाम क्या है जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है? उसे कहते हैं जाइलम। क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पौधे में जल के वहन से संबंधित है? जल के वहन से, जल मतलब जाइलम। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? अंतरकोशिकीय क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है, इसे कहते हैं पैरेनकाइमा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कह रहा डैश डैश ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं, उन्हें कहते हैं विभाज्योतक कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाज्योतक। अगला क्वेश्चन है, रूट टिप या सूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो इसमें विभाज्योतक ऊतक पाया जाता है। आगे देखा जाए तो कह रहा है अंतर्वेशीय विभाज्योतक पाए जाते हैं पत्तियों के तल में। कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों के तल में पाए जाते हैं। डैश डैश के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है, उसे कहते हैं पार्श्व विभाज्योतक कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बनता है? तो ये बनता है आपका लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम। अगला है, पौधों में प्राथमिक वृद्धि इनमें से होती है? तो ये होती है सी और डी, अंतर्वेशीय विभाज्योतक और शीर्ष विभाज्योतक। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम हैं? तो इसे कहते हैं विभाज्योतक कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाज्योतक। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं? तो कोशिकाएं मृत होती हैं स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में मृत कोशिकाएं होती हैं। आगे देखेंगे, नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? तो ये होता है स्क्लेरेनकाइमा के द्वारा होता है। अगला है, वनस्पति ऊतक का डैश डैश परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता? दृढ़ ऊतक। क्या नहीं करता? दृढ़ ऊतक। आगे देखेंगे, साधारण स्थायी ऊतकों के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? तो उन्हें हम कहते हैं जटिल कोशिकाएं। क्या कहते हैं? जटिल कोशिकाएं कहते हैं। अगला है, पौधों में फ्लोएम का अर्थ क्या होता है? फ्लोएम का अर्थ होता है खाद्यों का प्रवाह जो होता है। अगला है, पौधों में फ्लोएम पौधों का संवहनी ऊतक होता है जो डैश का परिवहन करता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा जल पोषक। जल, गैसों, ऑक्सीजन और पोषकों। तो पोषकों सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, पौधों में सभी भागों में भोजन पहुंचाता है? तो पौधों में भोजन पहुंचाने का कार्य जो होता है फ्लोएम का होता है और जल पहुंचाने का जाइलम का होता है। डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, उन्हें हम कहते हैं पेरेनकाइमा। अगला है, डैश में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके, उसे कहते हैं मृदूतक। मृदूतक कहते हैं। अगला है, अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप से संरचित होती हैं, उन्हें कहते हैं पैरेनकाइमा। क्या कहते हैं? पैरेनकाइमा। डैश ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं, इनमें घने कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका रस भित्तियाँ, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती हैं, उन्हें कहते हैं विभाज्योतक। ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? विभाजन में सक्षम है, इसे कहते हैं हम विभाज्योतक ऊतक कहते हैं। पादप कोशिका मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन होते हैं? विभाज्योतक ऊतक और अस्थायी ऊतक। अगला देखेंगे, निम्न में कौन सा अस्थायी ऊतक का एक उदाहरण है? अस्थायी ऊतक जो होते हैं जाइलम जो अस्थायी ऊतक होता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है? तो जाइलम का प्रकार शिव ट्यूब नहीं होता है, शिव ट्यूब। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों में सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो उसे कहते हैं फ्लोएम। दृढ़ ऊतक डैश से बना होता है? दृढ़ ऊतक किससे बना होता है? निर्जीव कोशिका से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे देखेंगे, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस जिसे कहते हैं में डैश की एक मोटी मोमी परत होती है, उसे कहते हैं क्यूटिन। क्या कहते हैं? क्यूटिन कहते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? बोलेंगे संवहनी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहनी ऊतक। एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है, उसे हम कहते हैं वल्कल। क्या कहते हैं? वल्कल। अगला है, हमारे शरीर को कोशिकाओं में उपस्थित अम्ल डैश होता है? हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है? इसका होता है ए ऑप्शन, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। अगला है, निम्नलिखित में से किसे जैविक उत्प्रेरक कहा जाता है? तो जैविक उत्प्रेरक जो होते हैं एंजाइम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो एंजाइम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जैव उत्प्रेरक के उपयोग से जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ दिया जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें हम एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम। प्रोटीन का सरल रूप क्या होता है? प्रोटीन का सरल रूप अमीनो अम्ल होता है, अमीनो अम्ल। आगे देखेंगे, प्रायः चर्चा में रहने वाले पुनर्योगज प्रोटीन डैश है? तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? तो पेप्सिन जो है, पेप्सिन, डी ऑप्शन, प्रोटीन का विखंडन करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। आगे देखेंगे, किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? तो यहाँ भी हो जाएगा पेप्सिन। आगे देखेंगे, जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है? तो ये हो जाएंगे डीएनए। सूचना स्रोत क्या है? डीएनए। डीएनए आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, डैश वसा में पायसीकरण में सहायक होता है? तो ये होता है पित्त लवक, पित्त लवक। आगे देखेंगे, प्रोटीनों के अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेटों के ग्लूकोज में और वसा के वसा अम्लों और ग्लिसरॉल के अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम डैश में उपस्थित होता है, उसे कहते हैं आंत्र रस। अगला है, नीचे दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। निम्न में से कौन सा विकल्प नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण की सही व्याख्या करता है? तो यहाँ सही हो जाएगा डी ऑप्शन। आलू के रस में स्टार्च होता है, जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है। अगला है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। आगे देखेंगे, केसीन एक प्रोटीन है जो डैश में पाया जाता है? तो केसीन किस में पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है। आगे देखेंगे, मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? उसे हम कहते हैं कैलोरी। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है? तो जैविक उत्प्रेरक जो है आपका एंजाइम है। आगे देखेंगे, फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होती है? तो सभी को मालूम होगा, फ्रक्टोज होता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनता है? उन्हें हम कहते हैं कार्बन। 92 नंबर देखेंगे, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व क्या होता है? तो ये होता है कार्बन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का
मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? तो ये बना होता है पानी से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या माइक्रो पोषक तत्व नहीं है? माइक्रो पोषक तत्व विटामिन नहीं होते हैं। आगे देखेंगे, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे कहा जाता है? तो उसे हम जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। आगे देखेंगे, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, आनुवांशिकी के संदर्भ में डीएनए का अर्थ क्या होता है? तो अभी बताया है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। बालों का रंग डैश के कारण होता है? तो मेलानिन के कारण होता है, मेलानिन। अगला है, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक डैश का निर्माण होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, RMN प्रति। आगे देखेंगे, प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डैश का निर्माण करते हैं? तो ये करते हैं DNA कॉपी। आगे देखेंगे अंतिम क्वेश्चन कमेंट करके आप लोग बताइएगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।